कोते ढाका असर-ए-नौ तहकीक तरतीब निज़ामुद्दीन किस्त नंबर 2 के साथ मैं हूँ अतलस अली। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पाकिस्तान की अपनी फ़ौजी नाकामियों, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नुक़सानदा मवाद का इंकशाफ किया है, मगर इंडिया पर बराह रास्त कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में भारत की शमूलियत का मुख्तसर ज़िक्र किया। इंडिया के ख़िलाफ़ कोई धमाका खेज़ सबूत हमूदुर रहमान कमीशन के पास क्या नहीं था, जबकि हमूदुर रहमान कमीशन की खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान में पब्लिशर होने से पहले भारत से नशर हो चुकी थी। असल गद्दार वो किरदार हैं जिन्होंने इस खुफिया रिपोर्ट को इंडिया पहुँचाया, जिनके चेहरों से नकाब उठाने का वक्त आ गया है। आलमी सतह पर इंडियन खुफिया एजेंसियों का किरदार तारीखी रिकॉर्ड बहस का मौजू बनता है। मकती बानी बांग्लादेश आज़ादी पसंदों को इंडिया की हमायत का बड़े पैमाने पर एतराफ़ किया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का तारीख दानों और स्कॉलर्स के दरमियान बहस का मौजू भी रहता है। पाकिस्तान जिन्हें गद्दार करार देता है, इंडियन एजेंसी रॉ इन्हें हीरो बनाने की कोशिश करता रहा है, जिसमें से सबसे पहला नाम ताजुद्दीन अहमद का है, जो अवामी लीग का जनरल सेक्रेटरी था। वो 31 मार्च 1971 को अवामी लीग के कुछ साथियों के साथ रॉ के एजेंट के साथ मशरकी पाकिस्तान की सरहद पार करके कोलकाता पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल KF रुस्तम जी से कराई गई। रुस्तम जी अप्रैल की सुबह ताजुद्दीन को लेकर एक फ़ौजी तैयारी के ज़रिए दिल्ली पहुंचा। इसी शाम ताजुद्दीन को इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी से उनके दफ्तर में मुलाकात कराई गई, जहां ताजुद्दीन ने अवामी लीग के रहनुमाओं और मशरकी पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अरकान की एक फ़हरिस्त इंदिरा गांधी को दी। फ़हरिस्त का मुताला करने के बाद इंदिरा गांधी ने ताजुद्दीन से सवाल किया, वो जलावतनी में हुकूमत बनाने का इरादा रखते हैं? ताजुद्दीन ने कहा, बांग्लादेश की हुकूमत पहले से मौजूद है, लेकिन इंदिरा गांधी ने दलील दी कि इस हुकूमत के बारे में कोई नहीं जानता और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान कराने के लिए कुछ बड़े काम बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने करना ज़रूरी है। आप लोगों को अपनी पहचान कराने के लिए आलमी सतह पर कुछ अहम काम करना होंगे, जिसकी तफसील वक्फा से आप लोगों को मिलती रहेगी। सबसे पहले आप बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने हुकूमत बनाने का हलफ उठाएं, और वो भी मशरकी पाकिस्तान में। इस काम में हुकूमत तुम्हारे साथ मुकम्मल तावन करेगी। इंदिरा गांधी ने वहाँ मौजूद अफसरान बिलखुसूस रुस्तम जी से कहा कि वो ताजुद्दीन अहमद को हर किस्म की मुकम्मल मदद फराहम करें। इसी रात दिल्ली में ताजुद्दीन अहमद ने एक तकरीर रिकॉर्ड की। 11 अप्रैल 1971 को ये तकरीर BSF की तरफ से आज़ाद बंगाली वायरलेस सेंटर से नशर हुई, जिसमें ताजुद्दीन ने बताया कि एक ताकतवर फ़ौज बनाई जा चुकी है, जिसमें ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सिपाही शामिल हैं। 9 अप्रैल को ताजुद्दीन कोलकाता वापस आया, जहां बंगाल से आए अवामी लीग के रहनुमाओं को एक होटल में ठहराया गया था। इनकी तादाद 50 के करीब थी, जहां एक मीटिंग में मुल्क के नाम बांग्लादेश पर इत्तफाक राय हुआ। अबूरी हुकूमत के लिए सदारती निज़ाम का इंतखाब किया गया। इसी मीटिंग में मुल्क के कौमी तराने टैगोर के गीत पर इत्तफाक हुआ और बांग्लादेश के नाम को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कुछ फैसले हुए। ताजुद्दीन इसी दिन ही SF की तरफ से फराहम करदा डकोटा फ़्लाइट में मेघालया पहुंचा। वहां अवामी लीग के रहनुमा सैयद नज़रुल इस्लाम से मुलाकात की, ताकि उनको जलावतन हुकूमत का कायम मकाम सदर बनने पर आमादा किया जा सके। इसके बाद वो अवामी लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं को ढूंढने के लिए कई महाजर कैंपों में गया और हलफ बर्दारी की तकरीब की दावत दी। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए आसचक का इंतखाब किया गया, जो मकती बानी के ज़ेरे कंट्रोल थी। यह जगह मगरबी बंगाल का एक ज़िला था, जो महरपुर शहर के करीब बैदिया नौथल में घने जंगलात के दरमियान में वाक़ थी। मंचकोश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर ने 16 अप्रैल की शाम को कलकत्ता में मौजूद तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों से रब्ता किया और इन्हें 17 अप्रैल की सुबह 4 बजे कलकत्ता प्रेस क्लब में जमा होने को कहा। हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए गैर मुल्की सहाफ़ियों को बताया गया कि इन्हें एक ख़ास खबर के लिए किसी नामालूम मकाम पर ले जाया जाएगा। तकरीबन 200 सहाफ़ियों को हलफ बर्दारी की तकरीब में ले जाने के लिए 60 कारों की ज़रूरत थी। रुस्तम जी ने इस मकसद के लिए गोलोक मजदार, जो कि एक एजेंट था, उसके मदद से एक ट्रांसपोर्ट नहार चक्रवर्ती से एक दिन के लिए ड्राइवरों समेत 60 कारों का बंदोबस्त किया। ये कारें सुबह 4 बजे अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। रुस्तम जी और मजदार की गाड़ियों के बिल्कुल पीछे अवामी लीग के उन रहनुमा की कारें थीं जो हलफ उठाने वाले थे।
جب موٹروں کا قافلہ 11 بجے وہاں پہنچا تو BSF کی جوانوں نے وہاں پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب تھی اور انڈین فضائیہ کے طیارے آسمان میں چکر لگا رہے تھے۔ خدشہ تھا کہ پاکستانی طیارے اسی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ انڈین سرحد سے چند سو گز کے فاصلے پر تھی۔ جب غیر ملکی صحافی وہاں اترے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہیں اتنی دور کیوں لایا گیا۔ وہاں ایک طرف خاکی وردیوں میں ملبوس مشرقی پاکستان رائفلز کا ایک دستہ گارڈ آف آنر دینے کی مشق کر رہا تھا، دوسری طرف کچھ لوگ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گانے کی مشق کر رہے تھے۔ بیٹری سے چلنے والا ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا تھا۔ لکڑی کا ایک عارضی چبوترا بنا کر 8 کرسیاں رکھی گئی تھی۔ بانس کی مدد سے بنگلہ دیش کے جھنڈے لگائے گئے تھے۔ رستم جی اور گولوک انڈین سرحد کے اندر ہی رہے۔ نظرالاسلام سے پہلے پروفیسر یوسف علی نے عہدے کا حلف لیا۔ اس کے بعد نظرالاسلام نے تاج الدین احمد اور دیگر وزراء سے حلف لیا۔ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گایا گیا اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد دینج پور سے عوامی لیگ کے رکن قومی اسمبلی پروفیسر یوسف علی نے سٹیج سنبھالا، اعلان آزادی پڑھنا شروع کیا۔ جلاوطنی میں کام کرنے والی بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے یہ پہلا اعلان تھا۔ بیدیا ناتھ تال کا نام بدل کر مجیب نگر رکھا گیا۔ اس وقت تقریباً 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ 10,000 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ایک آواز سے جوئے بنگلہ کا نعرہ بلند کیا۔ حلف لینے کے بعد تمام وزراء شام 6:30 بجے کلکتہ واپس لوٹ گئے۔ وزیروں اور ان کے اہل خانہ کو کلکتہ میں مختلف جگہوں پر رہنے کے لیے مکانات دیے گئے۔ 25 اپریل کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کے ذریعے کلکتہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں تک مسلسل نشریات پہنچائی جاتی رہیں۔ جسٹس ابو سعید چودھری کو مجیب نگر حکومت کا خصوصی ایلچی بنایا گیا اور انہیں بنگلہ دیش کی جدوجہد آزادی کے لیے بین الاقوامی امداد اور ہمدردیاں حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ رستم جی اور گولوک منجدار کلکتہ میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن کے بنگالی ملازمین کی بڑی تعداد کو وفاداری بدلنے کی مہم میں مصروف رہے اور پھر تاج الدین کی حسین علی پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن اور ریزرو بینک کے گورنر سے ملاقات کرائی۔ 17 اپریل کو کلکتہ کے امریکن بینک میں ڈپٹی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپے نکال کر اسٹیٹ بینک کی چورنگی برانچ میں جمع کرائے گئے۔ 2 دن بعد ڈپٹی ہائی کمشنر کا نئے بنگلہ دیش کے نام پر اکاؤنٹ کھولا گیا۔ حکومت پاکستان کو اس کارروائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے حسین علی ڈپٹی ہائی کمشنر اور بنگالی عملے کو اسلام آباد 18 اپریل کو طلب کر لیا گیا، لیکن 18 اپریل کو عالمی میڈیا کے سامنے حسین علی اپنی بیوی اور 65 بنگالی ملازمین کے ساتھ ہائی کمیشن کی بلڈنگ کی چھت پر آیا، جو بنگلہ کا نعرہ لگایا اور پاکستانی پرچم اتار کر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی بیرونی سرزمین پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا گیا۔ اس طرح پاکستان کا ڈپٹی ہائی کمیشن تاج الدین حکومت کا پہلا دفتر خارجہ بن گیا۔ اس کے بعد انڈیا پاکستان کے خلاف مسلسل اس طرح کی کارروائیاں کرتا رہا۔